हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में और कुछ कॉमन पॉइंट ऑफ हेपेटाइटिस, जिसमें कि हेपेटाइटिस कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से वायरस आते हैं, आरएनए वायरस कौन से होते हैं, कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलते हैं, कॉमन लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, और पूरा का पूरा हेपेटाइटिस ए हमने डिस्कस कर लिया था। वहीं से आगे प्रोग्रेस करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हेपेटाइटिस बी से शुरू करेंगे और आज रिमेनिंग सारे हेपेटाइटिस को हम क्रैक करने वाले हैं इस क्लासेज में, तो बने रहिएगा, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी से। हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यू, जैसे हमने स्टार्ट किया हेपेटाइटिस ए को और कुछ एमसीक्यू बताए थे, वैसे ही आपके सामने मैं बता रहा हूं हेपेटाइटिस बी वायरस को लेकर भी बनने वाले एमसीक्यू। हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड एमसीक्यू ध्यान दीजिएगा, क्या क्या एमसीक्यू आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहला एमसीक्यू बनने की संभावना रहती है, इसका नाम होता है सीरम हेपेटाइटिस। क्वेश्चन आता है, बताओ सीरम हेपेटाइटिस किसे कहते हैं। आपका जवाब होगा हेपेटाइटिस बी को कहा जाता है सीरम हेपेटाइटिस। पहला एमसीक्यू, जैसे इन्फेक्शियस बोल रहे थे हेपेटाइटिस ए को, वैसे ही सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं हेपेटाइटिस बी को। इसके अलावा दूसरा एमसीक्यू बनता है यहां से, इसे नॉन सीजनल हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। नॉन सीजनल यानी कि जैसे उसमें पर्टिकुलर सीजन देखे रखा था, विंटर में होने वाला है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन सीजनल, कोई सीजन नहीं होता है, इट इज नॉन सीजनल हेपेटाइटिस। इसके अलावा तीसरी बातें हम करें, यह हेपेटाइटिस जो होता है, ये वह हेपेटाइटिस है जो कि पुनः वापस रिवर्ट बैक नहीं होता है लाइफ में। जैसा हेपेटाइटिस ए में भी बात किए तो हम बताएंगे हेपेटाइटिस नेवर रिवर्ट बैक अगेन इन लाइफ। पुनः होने के बाद में दोबारा नहीं होता है। हेपेटाइटिस नेवर रिवर्ट बैक अगेन इन लाइफ। इसके अलावा मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन हॉस्पिटल और क्लिनिकल सेटिंग्स। हॉस्पिटल और क्लिनिकल एरिया में होने वाला मुख्य हेपेटाइटिस कौन सा है। जवाब होगा हेपेटाइटिस बी। 30% तक इसकी एक्सपोजर होता है, देखने को मिलता है आपका यह वाला हेपेटाइटिस हॉस्पिटल और क्लिनिकल एरियाज में। तो सीरम हेपेटाइटिस नॉन सीजनल है, नेवर रिवर्ट बैक अगेन इन द लाइफ, एंड मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन हॉस्पिटल और क्लिनिकल एरियाज भी हेपेटाइटिस बी ही होता है। सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यू, यह तो बहुत कॉमन एमसीक्यू है। जैसे इन्फेक्शियस बहुत कॉमन होता है, वैसा यह भी एक कॉमन एमसीक्यू, रिपीटेड एमसीक्यू ऑफ एग्जाम। सीरम हेपेटाइटिस क्लियर है। सारे के सारे पॉइंट इसी वायरस से ये है रिलेटेड होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम एजेंट को लेकर। इसका एजेंट जो होता है बोले तो हेपेटाइटिस बी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू। एजेंट में ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें यहां से आ सकती हैं। सबसे पहली बात, इसका एजेंट जो होता है उसको लेकर एमसीक्यू, इसकी कंडीशंस जो है कैसा होता है उससे रिलेटेड एमसीक्यू। तो सबसे पहला बात यहां कर रहे हैं, वायरस का नाम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा
हेपेटाइटिस बी वायरस। एजेंट का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। चलिएगा, ये कौन सी फैमिली में आता है तो आपको बताना है हीपा डीएनए वायरस फैमिली में आता है। इसकी फैमिली का नाम होता है हीपा डीएनए वायरस फैमिली। कौन सी फैमिली है? हीपा डीएनए वायरस फैमिली। कैसा होता है तो मैंने शुरू में बोला था यह एक प्रकार का डीएनए वायरस है। बाकी सारे कैसे? आरएनए वायरस। यह कैसा? डीएनए वायरस। यह भी एग्जाम का एमसीक्यू। डीएनए वायरस होता है यह हेपेटाइटिस बी और हीपा डीएनए वायरस फैमिली के अंतर्गत यह आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, यह जो वायरस आपका है, इस वायरस के अंदर जो रिस्की ग्रुप होगा वो क्या होगा? कौन सा ग्रुप? रिस्की ग्रुप। रिस्की ग्रुप कौन सा होगा? किस ग्रुप को रिस्की ग्रुप में जोड़ा जाएगा या माना जाएगा? जैसे हमने हेपेटाइटिस ए में बात की वैसे ही हम हेपेटाइटिस रहे हैं। और रिस्की ग्रुप में आप देखिएगा, यहां पर आपके सामने मैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लिख रहा हूं जो इसको इंडिकेट करती हैं, रिस्की ग्रुप को इंडिकेट करती हैं। जो रिस्की ग्रुप आते हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला इंडिकेट करते हैं हम, सबसे पहले जो रिस्की ग्रुप इसमें आना है वह है आपका आईवी ड्रग यूजर्स। कौन है? आईवी ड्रग यूजर्स। आईवी ड्रग यूजर्स वे व्यक्ति जो आईवी रूट से ड्रग लेते हैं उनमें होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा, जो व्यक्ति प्रोलॉन्ग्ड हीमोडायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं, किडनी फेल्योर में किया जाता है प्रोलॉन्ग्ड हीमोडायलिसिस। जो हीमोडायलिसिस करते हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है हेपेटाइटिस बी, तो प्रोलॉन्ग्ड हीमोडायलिसिस। उसके अलावा हेल्थ केयर पर्सनल्स, स्पेशली लैबोरेटरी में रहने वाले लोग, जो लैबोरेटरी में रहते हैं और जो सर्जन हैं, इनमें आपको मिल सकता है हेपेटाइटिस बी। तो लैबोरेटरी और सर्जन्स जो हैं वह हेल्थ केयर पर्सनल्स के अंतर्गत इसमें आते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा और कौन हो सकता है इसमें, तो आ सकता है इन्फेंट विथ हेपेटाइटिस बी वायरस मदर। एक बच्चा जो हेपेटाइटिस बी ग्रसित मां से पैदा हुआ है, उस बच्चे में भी देखने को मिल सकता है क्या? यह वाला वायरस। क्लियर है? यानी कि इसका प्रकोप उसमें भी देखने को मिल सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ? ए इन्फेंट विथ हेपेटाइटिस बी मदर। इसके अलावा और कौन हो सकता है, तो हम कहेंगे प्रोस्टिट्यूशंस। जो व्यक्ति प्रोस्टिट्यूशन में काम करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति का जो काम होता है उसमें काम करने वाली व्यक्तियों में यह मिल सकता है। प्रोस्टिट्यूशंस में आपको देखने को मिल सकता है हेपेटाइटिस बी। तो प्रोस्टिट्यूशंस, इन्फेंट विथ हेपेटाइटिस बी मदर्स, हेल्थ केयर पर्सनल्स, प्रोलॉन्ग्ड हीमोडायलिसिस, आईवी ड्रग यूजर्स, ये सारे के सारे इसके किस ग्रुप में आते हैं? इसके ग्रुप ऑफ रिस्की कैटेगरी में इन्हें जोड़ा गया है। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा ग्रुप रिस्की ग्रुप है। आईवी ड्रग यूजर्स,
प्रोलॉन्ग्ड हीमोडायलिसिस एससीपी बोले तो लेबोरेटरी में काम करने वाले व्यक्ति, सर्जन्स, इन्फेंट विथ हेपेटाइटिस बी मदर और प्रोस्टिट्यूशंस में काम करने वाले वर्कर्स को रिस्की ग्रुप में जोड़ा गया है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड है 6 से लेकर 24 वीक। ग्रेटर देन 100 डे नॉर्मली माना जाता है और सबसे ज्यादा बड़ा इंक्यूबेशन पीरियड इसी का होता है अमॉन्ग ऑल हेपेटाइटिस। प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है इसका, प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन पीरियड अमंग हेपेटाइटिस, अमंग ऑल हेपेटाइटिस। आप जितने भी हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं या पढ़ोगे अभी कंटिन्यू, उनमें सबसे ज्यादा बड़ा इंक्यूबेशन पीरियड जिसका है वह यही है हेपेटाइटिस बी। 6 से लेकर 24 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। अगर मैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोले तो यह बीमारी कैसे ट्रांसफर होती है एक व्यक्ति से, देखिएगा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मिलता है। कुछ कॉमन कंडीशंस हैं, जैसे आपकी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं जो आपको नजर आएगा इसके अंतर्गत। सबसे पहला पॉइंट इसमें पैरेंटरल रूट से, पैरेंटरल रूट से यह ट्रांसफर हो सकता है। पेरीनेटल रूप, पेरीनेटल माता से बच्चे में पेरीनेटल ट्रांसमिशन इसका देखा जाता है, पेरीनेटल ट्रांसमिशन। इसके अलावा इसका ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी यह ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा इसका ट्रांसमिशन देखा गया है पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन किनके द्वारा? बाई बॉडी सिक्रेशन, बाई बॉडी सिक्रेशन। बॉडी सिक्रेशन में जैसे सलाइवा एंड सीमन, सलाइवा एंड सीमन, इनके द्वारा यह ट्रांसमिट हो सकता है। और ध्यान से देखिएगा और क्या रूट हो सकता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, तो और रूट में आता है ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा, बाई ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, रक्त और रक्त के प्रोडक्ट के द्वारा भी यह ट्रांसफर हो जाता है। ये सारे के सारे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस हैं। पैरेंटरल रूट के द्वारा हो सकता है, पेरीनेटल ट्रांसमिशन हो सकता है, बोले तो मदर टू चाइल्ड सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन हो सकता है बाय सलाइवा एंड सीमन के द्वारा, बाय ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा भी यह हो सकता है। तो ये इसके कुछ पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसमिशंस है जिसके द्वारा यह ट्रांसमिट हो सकता है वन पर्सन टू द अनोदर पर्सन। क्लियर है? कंटामिनेटेड नीडल्स के द्वारा भी होता है यह, कंटामिनेटेड शार्प इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी, कंटामिनेटेड शार्प इंस्ट्रूमेंट, कंटामिनेटेड शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक नीडल्स, इनके द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन देखा जाता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी का ट्रांसमिशन समान होता है, ए और ई का ट्रांसमिशन समान होता है। लगभग इनमें समानताएं देखी जाती है। जैसे अब आगे बात करेंगे तो मैं केवल बोलूंगा सिमिलर एज हेपेटाइटिस बी, समझ जाना। ये जो सारी चीजें हैं वो आपकी सी में भी काम आएंगी और डी में भी काम आएंगी। चलिएगा आगे बात करते हैं हम। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को लेकर। टेस्ट कैसे करेंगे,
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आपको चेक करना है, डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस की एंटीबॉडी आपको डिटेक्ट करनी है। यह बताएगा आपको क्या, यह इंडिकेट करेगा इसके वायरस से रिलेटेड चीजों को। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस इसमें, और उसे हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। इसमें दोनों आती है, एंटीजन भी आती है और एंटीबॉडी भी आती है। दोनों को मैं अलग अलग बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके सामने एंटीजन्स की। हेपेटाइटिस बी के एंटीजन, 3 एंटीजन होते हैं। सबसे पहला एंटीजन है आपका HBS एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, नाम है इसका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन पहली एंटीजन है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। यहां आने वाले एमसीक्यू ध्यान दीजिएगा इसमें। सबसे पहले इसे बोलते हैं, इसी का नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। इसी का नाम ऑस्ट्रेलिया एंटीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पहली एंटीजन है जो डिटेक्ट होती है, फर्स्ट एंटीजन अपीयर इन ब्लड। ब्लड में पहली एंटीजन जो अपीयर होती है वह यही है, फर्स्ट एंटीजन अपीयर इन ब्लड। वह एंटीजन जो सबसे पहले अपीयर हो रही है वह नाम है HBS एंटीजन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा इसी के बारे में। तीसरा पॉइंट है फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का फर्स्ट एविडेंस क्या होता है? हेपेटाइटिस एस सरफेस एंटीजन ही होता है। कौन सा? सरफेस एंटीजन। क्लियर है। अगर यह एंटीजन, पॉइंट याद रखना है, अगर यह एंटीजन 6 महीने से ज्यादा पाई जाती है या ब्लड में मिलती है तो यह क्रॉनिक इन्फेक्शन को दिखाता है। याद रखना है HBS एंटीजन फाउंड आफ्टर 6 मंथ इन ब्लड। अगर 6 महीने के बाद भी यह ब्लड में पाई जाती है तो यह क्या इंडिकेट करेगी? यह इंडिकेट करेगी क्रोनिक इन्फेक्शन को। किसे? क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। यह इंडिकेट करेगी क्रोनिक इन्फेक्शन को। क्लियर। यह सब बातें थी इसकी पहली एंटीजन के बारे में जो आपकी एंटीजन थी HBS एंटीजन। नेक्स्ट है पहली थी HBS एंटीजन, दूसरी है HBC एंटीजन। HBC एंटीजन बोले तो कोर एंटीजन, इसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। कौन सी है? कोर एंटीजन। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। यह जो एंटीजन है यह कभी भी अकेली ब्लड में नहीं पाई जाती है। नॉट
फाउंड अलोन, अकेली, इन ब्लड, यह ब्लड में अकेली कभी भी नहीं पाई जाती है। तीसरी एंटीजन होती है और उसका नाम है HBE एंटीजन, बोले तो एनविलप एंटीजन। इसका नाम होगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी एनविलप एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनविलप एंटीजन। और यह एंटीजन जो है ये क्या इंडिकेट करती है, याद रखना है, यह इंडिकेट करती है, इंडिकेट एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, यानी कि आपका वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, इस बात को इंडिकेट यह करती है। अगर यह मिलता है, यह पाया जाता है, प्रेजेंस होती है 3 महीने के बाद में भी, कितने महीने बाद में, 3 महीने बाद में, अगर यह 3 मंथ के बाद में भी मिलता है आपको, इसका मतलब समझना है आपको क्या, कि यह आपके क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। क्लियर है? प्रेजेंस आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ के बाद में पाया जाता है, तो ये क्या इंडिकेट करेगी, इंडिकेट क्रॉनिक इन्फेक्शन, इंडिकेट क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो यह क्रॉनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करने वाली है। 3 एंटीजन मैंने बताई। पहली सरफेस एंटीजन, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जान रहे हैं। पहली एंटीजन यही है जो ब्लड में अपीयर होती है, और यही एंटीजन है जो एविडेंस देता है इन्फेक्शन का। 6 महीने से ज्यादा पाई जाए तो क्रॉनिक इन्फेक्शन को दिखा देगी। दूसरी है कोर एंटीजन, जो अकेली कभी ब्लड में नहीं मिलती है। तीसरी है एनवेलप एंटीजन, जो कि एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को प्रदर्शित करती है, 3 महीने बाद पाई जाएगी। इसका मतलब यह क्रॉनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट कर देगा। तो 3 एंटीजन हैं आपके सामने। इसकी एंटीबॉडी भी मैं बता देता हूं, 3 एंटीबॉडी भी होती हैं। जैसे एंटीजन है वैसे ही एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की बात भी कर लेते हैं। एंटीबॉडी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस की एंटीबॉडीज भी देख लीजिएगा। एंटीबॉडी में वही 3 एंटीबॉडीज आएंगी जो हमने बात की, लेकिन इनका सीक्वेंस अलग होना है। अब पहले सरफेस आ रही थी, अब की बार यहां हम बात करेंगे तो पहले आएगी CES ट्रिक है इसकी, CES आने का सबसे पहला होगा आपकी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी। कौन सी आएगी? हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी में आएगा सबसे पहले हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी। पहली एंटीबॉडी है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी। क्या इंडिकेट करती है ये ध्यान दीजिएगा। तो यह इंडिकेट करती है, यह प्रदर्शित करती है, किसको इंडिकेट करेगा, यह प्रदर्शित करेगा, यह किसको, आपके इन्फेक्शियस कंडीशन को, यानी कि इंडिकेट फर्स्ट कंडीशंस। मैं कह सकता हूं फर्स्ट अपीयर यही होगी, फर्स्ट एंटीबॉडी अपीयर इन ब्लड में जो सबसे पहले एंटीबॉडी अपीयर होगी वह यही होने वाली है, HBC एंटीबॉडी। उसके बाद में दूसरी आएगी B और वह होगी E वाली। तो याद रखना है हेपेटाइटिस B E एंटीबॉडी आने वाली है एनवेलप वाली। हम इसे बोलेंगे हेपेटाइटिस B एनवेलप एंटीबॉडी, एनवेलप एंटीबॉडी। यह वाली क्या इंडिकेट करेगी? तो ध्यान दीजिएगा, यह इंडिकेट करती है किसको? यह इंडिकेट कर रही है
इंडिकेट स्टॉपेज यानी रुक गया ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, यानी आपका जो वायरल रेप्लिकेशन चल रहा था वह रुक चुका है। अगर यह आ रही है इसका मतलब यह है। और तीसरी जो आती है आपकी थर्ड नंबर वाली, जिसे हम बोल रहे हो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, तो सबसे पहले एंटीजन आया था उसकी एंटीबॉडी सबसे लास्ट में आ रही है, इसे हम बोल रहे हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी। सरफेस एंटीबॉडी यह सबसे लास्ट अपीयर होती है और इसका मतलब रिकवरी हो गई। लास्ट एंटीबॉडी अपीयर इन ब्लड, सबसे लास्ट में यही अपीयर होती है और क्या इंडिकेट करेगी, तो ध्यान दीजिएगा यह इंडिकेट करता है, इंडिकेट रिकवरी, कि आपकी रिकवरी होना प्रारंभ हो चुका है। अगर आपके सामने HBS एंटीबॉडी आ रही है ब्लड में, इसका मतलब आपका इन्फेक्शन अब कम हो गया है, रिकवरी होना शुरू हो चुका है। यह इसके एंटीबॉडीज थी और यह इसका एंटीजन था। एंटीजन के अंदर आप में सबसे पहले आपकी आती है जो अपीयरेंस का तरीका है, सबसे पहले HBS और एंटीबॉडी में सबसे लास्ट में आती है HBS। क्लियर? एंटीजन सबसे पहले सरफेस एंटीजन, फिर कोर एंटीजन और फिर एनवलप एंटीजन। एंटीबॉडी में सबसे पहले आपका आ रहा है कोर एंटीबॉडी, फिर एनवलप एंटीबॉडी और फिर सरफेस एंटीबॉडी। क्लियर? ये एंटीजन और एंटीबॉडीज थी हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं इस वायरस की एंटीजन एंटीबॉडी के बाद में आपका ट्रीटमेंट वाला पोर्शन। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में क्या ध्यान रखने की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रीटमेंट में हम वैक्सीन को लेकर बात करेंगे और जो वैक्सीन इसकी होती है उसका जिक्र हम कर चुके हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पूरा। बोले तो हेपेटाइटिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन इसकी 0 डोज और फिर इसे जोड़ दिया है पेंटावेलेंट में, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन का जिक्र हम करेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन, यहां इम्यूनोग्लोबुलिन काम में ले रहे हैं, उनका जिक्र यहां कर रहे हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो काम में लेते हैं उनका अमाउंट है 0.05 से लेकर 0.07 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से काम में लिया जाता है। बॉडी वेट। सेकंड पॉइंट यहां ध्यान रखने की बात, 2 डोज यहां भी काम में आएंगी और 2 के बीच में गैप जो देना है वह 30 डे का गैप बिटवीन 2 डोज। जो आप 2 डोज काम में ले रहे हैं उनमें जो गैप आता है वह गैप होता है 30 डेज का। कितने दिन का देना है? 30 डेज का। कब चालू करना है तो ध्यान दीजिएगा, यह स्टार्ट कर देना है, एडमिनिस्टर कर देना है विद इन 6 आवर ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर के 6 घंटे में चालू कर देना चाहिए। कोई इफेक्टिव नहीं होगा 48 घंटे के बाद में, उसके बाद करने का कोई फायदा नहीं है। नॉट आफ्टर 48 आवर, 48 घंटे के बाद करने की आवश्यकता नहीं है। कब करना चाहिए? 6 घंटे में चालू कर देना चाहिए, 48 घंटे के बाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो हम किसके लिए काम में ले रहे हैं, आपकी हेपेटाइटिस बी के लिए काम में ली जा रही हैं। और क्या पॉइंट यहां ध्यान रखने का है तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो हेपेटाइटिस है, अगर कोई बच्चा इन्फेंट डिलीवर्ड हुआ है विथ हेपेटाइटिस बी वायरस मदर से
तो फिर यहाँ आपको एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों देनी है। बोले तो हेपेटाइटिस बी 0 डोज, उसके अलावा हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबुलिन, और यह इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाएगी कब, तो बोलना है विथ इन 12 आवर, 12 घंटे के भीतर भीतर ये दोनों दे दी जाएंगी। यह बात आपको ध्यान रखना है हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड बातों में। और क्या बात जरूरी है, तो और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है हेपेटाइटिस बी का, तो कॉम्प्लिकेशन में ध्यान दीजिएगा, एक तो हो सकता है फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस जो मिल रहा था हेपेटाइटिस ए में, वह इसमें भी मिल सकता है। इसके अलावा यहां मिल सकता है सिरोसिस ऑफ लीवर, क्योंकि यह क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट होते हैं, याद रखना है। तीसरा, यहां आपको देखने को मिल सकता है हीपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कहने का मतलब है हेपेटाइटिस बी जो है वह क्रोनिक कंडीशन में चेंज हो सकता है। तो यहां एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक एमसीक्यू आपको दे रहा हूं, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट इनटू क्रोनिक हेपेटाइटिस। यह क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब यह सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ए एंड ई ये कन्वर्ट नहीं होंगे, नॉट कन्वर्ट इन क्रोनिक हेपेटाइटिस। यह क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने हेपेटाइटिस ई का कॉम्प्लिकेशन केवल फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस आपको बताया, क्रोनिक नहीं बताया था। लीवर सिरोसिस वहां नहीं बोला, यहां लीवर सिरोसिस हो सकता है, क्योंकि यह बी, सी और डी वाले जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस में। क्लियर है सारे के सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू द योर हेपेटाइटिस बी। क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिव्यूज। हेपेटाइटिस बी, सीरम हेपेटाइटिस, नॉन सीजनल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस नेवर रिवर्ट बैक अगेन इन द लाइफ, और हॉस्पिटल में होने वाला मेन हेपेटाइटिस। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस एजेंट है, हेपा डीएनए वायरस फैमिली में आता है, और यह डीएनए वायरस होता है, बाकी सारे आरएनए थे। रिस्क ग्रुप आईवी ड्रग यूजर्स हैं, प्रोलॉन्ग्ड हेमोडायलिसिस है, एससीपी में लेबोरेटरी और सर्जन्स हैं, इन्फेंट विथ हेपेटाइटिस बी मदर और प्रोस्टिट्यूशन में काम करने वाले व्यक्ति। इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो 6 से लेकर 24 वीक, 100 डे माना गया है, सबसे ज्यादा इसी का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पैरेंटल रूट, पेरिनेटल रूट। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट और कंटामिनेटेड शार्प इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ट्रांसमिशन हो रहा है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं, सरफेस एंटीजन, कोर एंटीजन और एनवेलप एंटीजन, और इसी की एंटीबॉडी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। इसके अलावा हमने बात की वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन हम पढ़ चुके थे। इम्यूनोग्लोबुलिन हमने पढ़ लिया है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं, 6 घंटे में देना चाहिए, 48 घंटे बाद देने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई बच्चा हेपेटाइटिस बी ग्रसित मां से पैदा हो रहा है तो दोनों देनी है 12 घंटे के अंदर। कॉम्प्लिकेशन में फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, हीपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए, बी, सी और डी क्रॉनिक में कन्वर्ट होते हैं, ए और ई कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा नर्सिंग एक्शन देखिएगा, यहां आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो सबसे पहला तो क्या करना चाहिए, सीरोलॉजिकल टेस्ट करना चाहिए, सीरोलॉजिकल
टेस्ट ऑफ ब्लड का टेस्ट होना चाहिए। कहीं वो है व्यक्ति जो आप ब्लड दे रहे हो वो पॉजिटिव तो नहीं है, ये चेक करना जरूरी है। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कंटामिनेटेड, अवॉइड यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, कंटामिनेटेड नीडल का सदुपयोग करने से रुकना चाहिए आपको। इसके अलावा हैंड वॉशिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, हैंड वॉशिंग। ये सारे के सारे पॉइंट्स नर्सिंग केयर में जरूरी हैं जो काम आ सकते हैं टू प्रिवेंट द हेपेटाइटिस बी। एक पॉइंट और है इसी से रिलेटेड, जो इसकी वैक्सीन मैंने बताई बेटा, इसका नाम भी पूछा जाता है, याद रखना इसका नाम बता रहा हूं। जैसे मैंने हेपेटाइटिस ए में बताया था, वैसे इनका भी नाम है, याद रखना है एंजीरिक्स, एंजीरिक्स और रिकम्बीवैक्स और एंजीरिक्स, ये दोनों वैक्सीन्स हैं जो काम में लेते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। यह काम आती है आपकी एंजीरिक्स पीडियाट्रिक में, बच्चों के लिए, और यह काम में लेते हैं एडल्ट के लिए। एंजीरिक्स और रिकम्बीवैक्स। एक वैक्सीन और आती है, उससे बोलते हैं ट्विनरिक्स, ये दोनों के लिए आती है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों के लिए जो वैक्सीन आती है, कंबाइंड वैक्सीन, उसे बोलते हैं ट्विनरिक्स। ट्विन यानी दोनों, तो ट्विनरिक्स दोनों के लिए है, और हेपेटाइटिस बी के लिए ये दोनों हैं, एंजीरिक्स और रिकम्बीवैक्स। उधर था वाक्यूटा और हैवरिक्स, तो यहां है एंजीरिक्स और रिकम्बीवैक्स। नाम याद रखना, वैक्सीन का क्वेश्चन है एग्जाम के कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का नेम, और दोनों कंबाइंड का नाम है ट्विनरिक्स ए प्लस बी। इसी के साथ हेपेटाइटिस बी खत्म होता है, सारे के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में, बी के बाद में सी। चलो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो शायद डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू देखिएगा, इसके क्या क्या एमसीक्यू कॉमनली आपके सामने रखेगा एग्जामिनर। सबसे पहले परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस बोलते हैं इसे, परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस, परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस क्वेश्चन आता है डायरेक्टली ये। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहां से, इसे बोला जाता है पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। ब्लड चढ़ाने के बाद में जो हेपेटाइटिस हो सकता है वह यही है, हेपेटाइटिस सी, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। इसी को बोलते हैं मोस्ट डेंजर हेपेटाइटिस, सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस यही है, मोस्ट डेंजर। इसी को बोलते हैं मोस्ट रिस्की हेपेटाइटिस, सबसे रिस्की हेपेटाइटिस यही है। इसी को बोलते हैं मोस्ट फैटल हेपेटाइटिस, सबसे फैटल हेपेटाइटिस यही है। तो मोस्ट रिस्की, मोस्ट फैटल, मोस्ट डेंजर, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल और परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस की बात आवे, समझना किसकी बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस सी की बात की जा रही है। सारे के सारे पॉइंट हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड हैं। परक्यूटेनियस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ निडल पिक जो है उनके द्वारा, रेजर्स के द्वारा, टेटूज के द्वारा ज्यादा होता है यह। इसके अलावा पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल, मोस्ट डेंजर, मोस्ट रिस्की और मोस्ट फैटल। चलिएगा आगे हम बात कर रहे हैं इसके एजेंट के बारे में बात करते हैं। इसका एजेंट जो है, इसका एजेंट होता है हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस सी वायरस और इसकी फैमिली है फ्लैवी वायरस, फ्लैवीविरिडी फैमिली, फ्लैवीविरिडी फैमिली में आता है आपका हेपेटाइटिस सी वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 5 से लेकर 10 सप्ताह का। इसके अंदर जो रिस्की ग्रुप होगा, रिस्की ग्रुप जो होगा वह है, रिस्की ग्रुप में ध्यान दीजिएगा, कुछ पर्टिकुलर मैं ग्रुप लिख रहा हूं जो इसमें रिस्की होते हैं। पहला है हेल्थ केयर पर्सनल्स, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये यहां रिस्की होने वाला है। दूसरा आईवी ड्रग यूजर्स, जो हेपेटाइटिस बी में आए हैं, यह भी इसमें आने हैं। इसके अलावा एक आते हैं जो कि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज करते हैं, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वे व्यक्ति जिनमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है, इसीलिए इसे पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल कहा जाता है। तो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उनके द्वारा, हेपेटाइटिस सी के द्वारा, आईवी ड्रग यूजर्स के द्वारा। उसके अलावा एक होता है टेटू निडल, टेटू बनाते हैं, टेटू निडल, जो टेटू बनाते हैं उनके द्वारा हो सकता है, जो रेजर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके द्वारा हो सकता है, ये जो आप सेविंग वगैरह करते हैं, ये सारे रिस्की ग्रुप हैं। रेजर, टेटू, निडल्स इस्तेमाल करने वाले, इनमें भी यह ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस सी। अगर मैं इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, हाउ इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, आंसर बिल्कुल सेम एज हेपेटाइटिस बी। जो मैंने वहां बोला था वो का वो, जब पढ़ाया था तब भी बोला था हेपेटाइटिस बी में कि यह बिल्कुल सेम होगा हेपेटाइटिस सी के समान। मतलब वहां पर हमने पढ़ा था आपका पर्सन टू पर्सन, पैरेंटल, पेरीनेटल, ये ट्रांसमिशन यहां देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वैक्सीन की बात करें, और एक हम बात करने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप चेक करेंगे, डिटेक्ट करना है आपको, डिटेक्ट एंटीबॉडी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, इसकी एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है, यही कंफर्मेटिव होता है। ट्रीटमेंट में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल नहीं होता है हेपेटाइटिस सी, नो वैक्सीन। अब बात करें यहां कुछ पर्टिकुलर पॉइंट की, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड जो एग्जाम में आ सकता है। पहला कि इसमें लगभग 70 to 80% तक केस कैसे होते हैं, केस आर एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, कोई लक्षण ही नहीं आएंगे इसके। सो मैक्सिमम हेपेटाइटिस सी कन्वर्ट इनटू लीवर सिरोसिस, सो मैक्सिमम हेपेटाइटिस सी वायरस कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू क्रॉनिक हेपेटाइटिस, अधिकांश तक इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि इसे क्या बोल रहे थे आपने, क्या बोला, डेंजर, इसीलिए आपने क्या बोला, रिस्की, इसके लिए ही क्या बोला, फैटल हेपेटाइटिस बोला आपने, यही कारण है इसका।
क्योंकि अधिकांश केस ऐसे होते हैं जब लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें एसिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस कर जाते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हेपेटाइटिस सी को सबसे डेंजर हेपेटाइटिस बोला जाता है। डेंजर हेपेटाइटिस बोल रहे हैं, रिस्की हेपेटाइटिस का नाम हम ले रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड, बहुत ज्यादा नहीं है, ये कुछ पॉइंट पर्टिकुलर। हेपेटाइटिस सी परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस बोल रहे हैं, मोस्ट डेंजर होता है, मोस्ट रिस्की है, मोस्ट फैटल है। अर्जेंट हेपेटाइटिस सी वायरस है, फैमिली फ्लेविविरिडी फैमिली में आता है, इंक्यूबेशन आपका 5 से 10 वीक का है। रिस्की ग्रुप में हेपेटाइटिस जो सी से के लिए आपके माने जाते हैं उनमें आता है आपका हेल्थ केयर पर्सनल्स, आईवी ड्रग यूजर्स, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने वाले व्यक्ति, टैटूज ऑफ नीडल्स और रेजर्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल समान है हेपेटाइटिस बी के समान। इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एंटीबॉडी चेक करेंगे हेपेटाइटिस सी की, और ट्रीटमेंट में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 70 to 80% केसेस ऐसे होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वह किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक क्रॉनिक कंडीशन में, इसलिए इसे डेंजर या रिस्की हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा, यह सब बातें हमने हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड की। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी से रिलेटेड। हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी, चलिएगा इसके भी एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो एग्जाम में आने वाले सवाल देखिएगा, नाम से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं। पहला सवाल, डिपेंडेंट हेपेटाइटिस इसे ही कहा जाता है, डिपेंडेंट हेपेटाइटिस। क्यों? क्योंकि यह किस पर डिपेंड है, हेपेटाइटिस बी पर। हेपेटाइटिस बी पहले होता है फिर हेपेटाइटिस डी होगा, अकेला नहीं हो सकता। तो ये डिपेंडेंट हेपेटाइटिस इसे हम कह रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम सब वायरल सैटेलाइट, सब वायरल सैटेलाइट, क्योंकि किसी के अंडर में काम कर रहा है, हेपेटाइटिस बी के अंडर में काम करता है, तो सब वायरल सैटेलाइट के नाम से भी इसे जानते हैं। इसी को ही बोलते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस, डेल्टा हेपेटाइटिस, डेल्टा हेपेटाइटिस। ये सारे के सारे नाम हैं आपके हेपेटाइटिस डी से रिलेटेड। डिपेंडेंट हेपेटाइटिस, सब वायरल सैटेलाइट, सब वायरल सैटेलाइट और डेल्टा हेपेटाइटिस, ये एग्जाम के एमसीक्यू हैं हेपेटाइटिस डी से रिलेटेड। अब कुछ पॉइंट्स की बात करें यहाँ। पहला पॉइंट, इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इनक्यूबेशन पीरियड इसका होता है लगभग 7 से लेकर 8 वीक का, 7 से लेकर 8 वीक का नजर आएगा। और अगर मैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो बिल्कुल सेम नजर आएगा, सेम एज हेपेटाइटिस बी, क्योंकि बी के बाद ही होता है। इसके अलावा रिस्की ग्रुप की बात करें तो रिस्की ग्रुप कौन होगा, वह ही होगा जिसे हेपेटाइटिस बी हुआ है। रिस्की ग्रुप कौन होगा, पर्सन विथ हेपेटाइटिस बी वायरस, यह इसका रिस्की ग्रुप है। हेपेटाइटिस बी के बाद हेपेटाइटिस डी डेवलप होता है। इसके अलावा बाकी जो हेपेटाइटिस बी में आते हैं वे सारे इसमें आ जाएंगे। अब एग्जाम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से तो याद रखना है, हेपेटाइटिस बी only occur after हेपेटाइटिस डी, बी की बात नहीं कर रहे, डी, हेपेटाइटिस डी only occur after infection of hepatitis बी। तो हेपेटाइटिस बी के बाद में होता है हेपेटाइटिस
डी। सवाल आता है यह हेपेटाइटिस जो डी है इसके बाद होने वाला कौन सा है? जवाब होगा हेपेटाइटिस बी के बाद होने वाला कौन सा है? हेपेटाइटिस डी। यानी कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जो बी के बाद होता है? जवाब होगा डी। क्लियर? इसके अलावा वैक्सीन इसकी भी अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और इसका प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में एक चीज बहुत जरूरी है यहां। क्या बात जरूरी है? प्रिवेंट करना है आपको, प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। अरे बी को रोक देंगे तो डी अपने आप ही रुक जाना है, क्योंकि डी बी के बाद होता है। इसके टाइप ऑफ इन्फेक्शन पर भी सवाल पूछते हैं कि इसके जो इन्फेक्शन है उनके प्रकार बताओ। तो यहां दो प्रकार के इन्फेक्शन हमें नजर आते हैं। पहला होता है को इन्फेक्शन, को इन्फेक्शन विथ हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी दोनों साथ साथ हेपेटाइटिस बी के साथ इन्फेक्शन हो रहा है हेपेटाइटिस डी का, इसे बोलते हैं को इन्फेक्शन विथ हेपेटाइटिस बी। एक होता है सुपर ऐसा इन्फेक्शन जो इस पहले इन्फेक्शन को देखने के बाद जो होता है उसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन। सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन यह ज्यादा डेंजर होता है, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, और यह ज्यादा डेंजर है। तो ये दो प्रकार के मिल सकते हैं आपको, एक सुपर इम्पोज्ड और दूसरा को इन्फेक्शन साथ साथ, और एक हेपेटाइटिस बी के होने बाद होने वाला। तो ये है इसके टाइप ऑफ इन्फेक्शन में आते हैं कि हेपेटाइटिस डी के कौन कौन से इन्फेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट्स? चलिएगा आगे हम बात करते हैं क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ा। हेपेटाइटिस डी, डिपेंडेंट हेपेटाइटिस, सब वायरल सैटेलाइट हेपेटाइटिस, डेल्टा हेपेटाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 8 वीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल सेम है हेपेटाइटिस बी के। रिस्की ग्रुप जिनको हेपेटाइटिस बी हुआ है उनमें होता है, यही अगली वाली लाइन में लिखा हुआ है। नो वैक्सीन, प्रिवेंशन में बी को रोको तो अपने आप डी रुक जाना है। इन्फेक्शन दो है, एक तो सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन है, दूसरा को इन्फेक्शन होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई हेपेटाइटिस ई, इसके रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यू देखिएगा। ई से रिलेटेड पहला एमसीक्यू, सिंपल हेपेटाइटिस बोलते हैं इसे, सिंपल हेपेटाइटिस नॉट इन्वॉल्व इन लीवर फंक्शन, लीवर के कार्यों में इसका बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इस वायरस का। तीसरा है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड कि मोस्ट कॉमन फ्लूमिनेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में यह घातक हो सकता है आपका हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से जो आता है, वाटर बोर्न हेपेटाइटिस, वाटर बोर्न हेपेटाइटिस कहा जाता है इसे। वाटर बोर्न हेपेटाइटिस, सिंपल हेपेटाइटिस, नॉन इन्वॉल्व इन ए लीवर फंक्शंस और मोस्ट फ्लूमिनेंट इन प्रेगनेंसी, और इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है
मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जो हेपेटाइटिस पाया जाता है वह यही है, हेपेटाइटिस ई। क्लियर है ये सारे पॉइंट। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन इंडिया, सिंपल हेपेटाइटिस, वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस, नॉन इन्वॉल्व इन या नो इन्वॉल्व इन लीवर फंक्शन और मोस्ट फ्लूमिनेंट इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 9 सप्ताह का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 9 वीक का देखा गया है। 2 से लेकर 9 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वैक्सीन इसकी भी अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन नहीं है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वह भी होता है फीको ओरल रूट से, और मैं कहूं तो एक लाइन में बोल दूंगा, सेम एज हेपेटाइटिस ए वायरस। बी सी डी एक है और ए और ई एक है, तो हेपेटाइटिस ए के समान इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसका जो रिस्की ग्रुप है, इसका जो रिस्की ग्रुप है उसमें आपको मिलेंगी प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल में यह देखने को मिल सकता है, और पर्सन ऑफ इंडिया, एक तो इंडिया के पर्सन, एक बर्मा, एक अफगानिस्तान, एक अल्जीरिया, एक मैक्सिको। ये जितनी भी मैंने कंट्री लिखी हैं ये सब कंट्री कैसी हैं, जो कि क्या है, यहां पर हाई रिस्क कंट्रीज हैं, हाई रिस्क कंट्री हैं ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस की रिस्की कंट्रियों में आता है इंडिया, बर्मा, अफगानिस्तान, अल्जीरिया और मैक्सिको। ये सारी की सारी ऐसी हैं जो क्या होती हैं आपकी, ये रिस्की कंट्रीज हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल भी इसमें रिस्की होती हैं। क्लियर है। अगर यहां हम बात करें इस वायरस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इस वायरस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो यहां होता है फीटल डिमिनिस, बच्चा मर सकता है, याद रखना। इसीलिए यह फ्लूमिनेंट होता है प्रेगनेंसी में, फीटल डेथ यहां देखने को मिल सकती है। इस वायरस की वजह से फीटल डेथ भी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है। तो ये सारे की सारी बातें इस वाले वायरस से रिलेटेड, हेपेटाइटिस ई वायरस से रिलेटेड बातें मैंने की है। अब बात कर रहे हैं, एक नया वायरस भी मैंने आपको बताया था, हेपेटाइटिस जी वायरस। इसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट नया है तो आप ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस आपको कुछ पर्टिकुलर बुक्स में मिल सकता है, ये हेपेटाइटिस जी के नाम से नया है ये। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट है। पहला है हेपेटाइटिस जी से रिलेटेड, इसका जो एजेंट होता है, एजेंट जो है इस वायरस का एजेंट है जीबीसी वायरस। जीबीसी वायरस होता है, इसकी फैमिली आती है, यह भी आपकी आता है कौन सी फैमिली में, तो याद रखना है फ्लेवी वायरस फैमिली में, और वायरस का नाम है
पिग्गी ह्यूमन वायरस, पिग्गी ह्यूमन वायरस है। कैसा होता है? RNA वायरस है यह। बाकी बहुत कुछ डिटेल इसके बारे में नहीं है। GBC वायरस भी बोलते हैं, इसी का नाम है, इसी का दूसरा नाम है GBC वायरस। फ्लेवी वायरस इसकी फैमिली है। जो वायरस होता है उसका नाम है पिग्गी ह्यूमन वायरस। RNA वायरस यह होता है जिसे हेपेटाइटिस से G के नाम से हम जानने लगे हैं। नया हेपेटाइटिस है जो आया है। सारे के सारे हेपेटाइटिस मैंने कवर कर लिए हैं जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ज्यादा महत्वपूर्ण A और B होता है क्योंकि वहां वैक्सीन्स का पॉइंट जुड़ा होता है। उसके बाद केवल की पॉइंट्स पर सवाल आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड पर्टिकुलर और कौन सा किस समय पे ज्यादा प्रभावी होता है, जैसे प्रेगनेंसी में डेंजर E वाला ज्यादा देखने को मिलेगा। रूट की बात करें A और E का रूट समान होता है। B के बाद में कौन सा होता है तो जवाब D होता है। क्लियर? A के बाद में B, आपका C और D इनका रूट समान होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन समान होता है। A और E का मोड ऑफ ट्रांसमिशन समान होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो वायरसों से रिलेटेड हैं, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं हेपेटाइटिस से रिलेटेड। एक बार क्विक रिव्यूज। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाइक सीरम हेपेटाइटिस, नॉन सीजनल, और वह हेपेटाइटिस जो क्लिनिकल एरियाज में ज्यादा होता है। एजेंट के बारे में क्वेश्चन, बी हिप्पा डीएनए वायरस है और डीएनए फैमिली में आता है। रिस्क ग्रुप आपके सामने मैंने पेश किया। इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 24 वीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी, 3 प्रकार के एंटीजन, सरफेस, कोर और एनविलप, 3 प्रकार की एंटीबॉडी। उसके बाद हमने बात की वैक्सीन, पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी नाम बताया, एंजिरिक्स, रिकम्बीवैक्स और ट्विनरिक्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात हमने की। उसके बाद में अगर डिलीवरी हेपेटाइटिस बी ग्रसित मां से हो रही तो दोनों साथ साथ देंगे, 12 घंटे के अंदर अंदर देना है। इसका साथ में बताया कुछ जो क्रॉनिक हो सकते हैं, BCD और नर्सिंग एक्शन के बारे में बात हमने की। फिर बात की सी के बारे में, परक्यूटेनियस हेपेटाइटिस, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस, मोस्ट डेंजर, मोस्ट रिस्की, मोस्ट फीटल। वैक्सीन नहीं है, एजेंट है फ्लेवी वायरस, इसकी फैमिली है, हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। 5 से 10 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है। आईवी ड्रग यूजर्स, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजर्स और टैटूज और रेजर्स वाले व्यक्ति में ज्यादा होता है। इसके एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादा डेंजर है, ज्यादा फैटल है, ज्यादा रिस्की होता है। डी वाला डिपेंडेंट हेपेटाइटिस, सब वायरल सैटेलाइट या डेल्टा हेपेटाइटिस इसके कह रहे हैं। बी के बाद होने वाला वायरस है डी, पहले बी होगा फिर डी होगा, इसीलिए इसे डिपेंडेंट कहते हैं। और रिस्की ग्रुप भी वही होता है जिसे हेपेटाइटिस बी हो गया, वह है डी के लिए प्रोन है। इसके अलावा प्रिवेंशन में वैक्सीन तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन अगर आप बी को रोकेंगे तो अपने आप डी रुक जाना है। टाइप ऑफ इन्फेक्शन, एक को इन्फेक्शन होता है, एक सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस ई के अंदर मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन इंडिया, सिंपल हेपेटाइटिस, वाटरबॉर्न हेपेटाइटिस, नॉन इन्वॉल्व इन लीवर फंक्शंस एंड मोस्ट फुलमिनेंट इन प्रेगनेंसी। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 9 वीक, वैक्सीन है नहीं, फीको ओरल रूट होता है, सेम एज हेपेटाइटिस ए है। रिस्की ग्रुप प्रेग्नेंट फीमेल हो सकती है और पर्सन ऑफ ब्रह्मा, अफगानिस्तान, अल्जीरिया और मैक्सिको, ये हाई रिस्की कंट्री है हेपेटाइटिस ई के लिए। कॉम्प्लिकेशन, बच्चे की डेथ हो सकती है, फीटल डिमिनिश देखने को मिल सकता है। लास्ट हेपेटाइटिस जी वायरस जो नया है, इसे हम बोलते हैं GBC वायरस, फ्लेवी वायरस फैमिली में आता है, पैगी ह्यूमन वायरस है और RNA वायरस है होता है। इसी के साथ हेपेटाइटिस खत्म होते हैं। बोले तो वायरल डिजीज में हेपेटाइटिस की पूरी सीरीज खत्म होती है। आने वाले सारे सवाल हमने कवर कर लिए हैं। एमसीक्यू की बात करूं तो लगभग 30 से ऊपर एमसीक्यू इस क्लास में आपको मिले होंगे जो एग्जाम में मिल सकते हैं हेपेटाइटिस से रिलेटेड। आगे मिलते हैं किसी नई कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में। आज की क्लास में इतना ही।